हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्सिस बैंक के रिजल्ट एनालिसिस के अंदर। एक्सिस बैंक के Q4 के रिजल्ट्स आज जो है पेश किए गए। रिजल्ट कैसे थे ये तो मैं चर्चा करूंगा ही। जो भाव है अभी शेयर्स का वो किस तरीके का है, और इस सब के बीच में एक चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा कि कभी भी आपने किसी बैंक की इवैल्यूएशन करनी है तो एक सीधा सीधा चीज़ आप सीख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं भी पता है तो। क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं वो हमें देखने चाहिए, यानी कि जो पिछले क्वार्टर हैं उससे कंपेयर करेंगे। हालांकि पिछला क्वार्टर जो है काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि वो फेस्टिवल सीजन था। अब यहाँ पर अगर हम अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो इंटरेस्ट की अर्निंग्स जो है तकरीबन 500 करोड़ रुपए बढ़कर आई हैं इनके पास। और ये जो फिगर्स हैं ये बयां कर रहे हैं कि हाँ बैंक अच्छा कर रहे हैं। इंटरेस्ट बैलेंस विद आरबीआई के पास इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा नहीं डाला है, तो जो बैलेंस है उतना ही इन्होंने आरबीआई से कमाया है। बाकी अपना जो बिजनेस है उसको ग्रो करने की पूरी कोशिश की है। फीस बेस्ड इनकम्स या जो अदर इनकम्स हैं वो भी तकरीबन 400 करोड़ बढ़े, तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा है। और टोटल इनकम तकरीबन 900 करोड़ के आसपास बढ़ी है। अब ये तकरीबन 900 करोड़ रुपए की जो इनकम बढ़ी है, अगर आप इसको कैलकुलेट करें कि कितना परसेंट है तो ये आप पाएंगे कि तकरीबन 4.5% आपकी टोटल इनकम बढ़ी है। प्रॉफिट नहीं कह रहा मैं। अब खर्चों के फ्रंट पे देखें तो खर्चे कितने बढ़े, तो खर्चों में इंटरेस्ट जो एक्सपेंसेस हैं जो आपने ब्याज दिया है वो तकरीबन 350 करोड़ के आसपास से ज़्यादा बढ़ा है। एम्प्लॉय कॉस्ट मोर और लेस आपकी घट गई। आपने जनरली ऑटोमेशन पर जो है कंपनी आ रही हैं या बैंक भी ऑटोमेशन पे ज़्यादा आ रहे हैं तो एम्प्लॉय कॉस्ट घटी है, लेकिन जो बाकी अदर एक्सपेंसेस वो बढ़ गए। उसकी बदौलत हुआ क्या है कि तकरीबन 600 करोड़ रुपए के जो खर्चे हैं वो आपके टोटल एक्सपेंडिचर बढ़े। तो 900 की इनकम और 600 का ये, तो 300 करोड़ रुपए आपने एक्स्ट्रा कमाए। तो 300 करोड़ रुपए तो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन मायना क्या रखता है, मायने रखता है प्रोविजंस। पिछली बार 1334 करोड़ का प्रोविजन है जो इस बार 987 करोड़ का है। तो प्रोविजंस के फ्रंट पर काफ़ी कंफर्टेबल बैंक लगा है। और ये जनरली प्रोविजन सारे बैंकों के घट रहे हैं जिन्होंने पिछले साल कोविड के प्रोविजंस बनाए थे, तो उसकी बदौलत अभी जो प्रोविजंस हैं वो थोड़े से कम आ रहे हैं। तो ऑपरेशनली अगर हम देखेंगे तो बैंक ने कुछ ऐसा नहीं किया है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन असेट्स क्वालिटी काफ़ी अच्छे से जो है इन्होंने मैनेज की है, जिसकी बदौलत जो प्रॉफिट है वो 3616 करोड़ से बढ़कर 4117 करोड़ है, जो तकरीबन 10% से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे नेट और नेट, तो जो प्रोविजंस घटे हैं उसकी बदौलत जो है प्रॉफिट बढ़ा है। अगर हाँ ईपीएस की बात करें तो 11.78 की ईपीएस थी जो बढ़कर 13.42 हो गई है। साल भर की ईपीएस तकरीबन 43 रुपीज़ है। एम्प्लॉयज़ को शेयर्स लगातार जो है इशू करने पड़ते हैं इनको, और ये सभी बैंकों के साथ है। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो इक्विटी थोड़ी डाइल्यूट होती है हर साल। अगर ग्रोस एनपीए के एंगल से देखें, एसेट्स क्वालिटी देखिए, ग्रोस एनपीए 2.82 है। ग्रोस एनपीए का मतलब है जितने भी आपके पास लोन है उसका 2%, 2.82% जो है लोन वो टाइम पे पैसे नहीं दे रहे, यानी कि उनका डिफ़ॉल्ट हुए 90 दिन या उससे ज़्यादा पीरियड हो गया। उसमें से आपने प्रोविजंस बना लिए, प्रोविजंस बनाने के बाद जो पैसा अभी अब तक आपने प्रोविजंस नहीं बनाया दैट इज़ 0.73, तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं। तो असेट्स क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसका मतलब है कि रिजल्ट अच्छे हैं। असेट्स क्वालिटी अच्छी है, सबसे खास बात तो असेट्स क्वालिटी अच्छी है। ऑपरेशनली भी ठीक ठाक किया है, मैं ये तो नहीं कहूँगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया है, बट ग्रोथ दिखाई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर तकरीबन 4% की। और इसके साथ साथ जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे मैं मानता हूँ। और तकरीबन आईसीआईसीआई बैंक के थोड़े रिजल्ट इनसे अच्छे थे, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस ने कुछ नहीं किया। यहाँ पे ये शेयर 800 रुपये, 850 रुपये के आसपास जो है, मुझे लगता है कि इसकी फेयर वैल्यू यहीं पे है जहाँ पर शेयर चल रहा है। तो 20-30-50 रुपये आप और भी बढ़ते हुए देख सकते हैं। बाजार की दशाएँ हालांकि ज़्यादा निर्भर करती हैं। और आपको मैंने बोला था कि एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, कभी भी बैंक का आपने एनालिसिस करना है, आप देखिएगा इस कैपिटल को देखिए, तो कैपिटल मोर और लेस सेम ही रहती है, लेकिन क्योंकि ये जो इक्विटी है ये थोड़ी सी बढ़ी है क्योंकि आपने ईसोप में शेयर्स इशू किए अपने एम्प्लॉयज़ को, उसके अंदर तकरीबन जो परसेंटेज आई होगी 1% के आसपास डाइल्यूशन हुआ होगा। अब यहाँ देखिएगा 1 लाख करोड़ के आपके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस है, और वो बढ़कर हो गए 1,14,000। तो इसका मतलब है 1,01,000 करोड़, क्योंकि 990 है, और 1,14,411
तकरीबन 13.5% इनका रिजर्वेशन सरप्लस बढ़ा है। यानी कि बैंक की जो नेट एसेट्स वैल्यू है, यानी कि जो बैंक की बैलेंस शीट में शेयर होल्डर की वैल्यू, वो तकरीबन 13.5% बढ़ी है। तो ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर इस शेयर्स को आप लेंगे और ये इसी तरीके से करता रहा तो 13.5% की रिटर्न्स आपको आगे चल के भविष्य में देता रहेगा। लेकिन इक्विटी मार्केट के रिस्क हैं, कोई कोविड जैसी सिचुएशन आ गई या इनका पैसा डूब गया कहीं पे, तो ये पोजीशन जो है अलग तरीके से रिएक्ट करेगी। तो और अगर रिकवरी अच्छी हो गई तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ के भी आ सकती है। तो इन पैमानों पर अगर हम देखें तो इस पूरे एक साल के दौरान तकरीबन 13.5% की बैलेंस शीट वैल्यू जनरेट की है शेयर होल्डर्स के लिए। तो ये सबसे आसान तरीका है किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको कि अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है। परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें तो 14% का पैट बढ़ा है। ईयर इन ईयर हम कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि पिछले साल प्रोविजंस ज़्यादा थे तो प्रॉफिट कम थे। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिएगा नेट इंटरेस्ट मात्र 2% बढ़ी है। NIM की ब्याज लेने और देने का जो डिफरेंस है वो 3.49 है, जबकि ICICI बैंक जैसे जो बैंक है, HDFC बैंक जो है वो तकरीबन 4% के आसपास एंजॉय करते हैं। तो इसलिए इनकी वैल्यूएशंस भी थोड़ी सी कम रहती है। इसके अलावा इन्होंने 1.1 मिलियन तकरीबन 11 लाख जो क्रेडिट कार्ड है वो इस क्वार्टर के अंदर इशू किया और ये बैंक बता रहा है कि ये हाईएस्ट है। तो ये बताते हैं कि भाई रिटेल सेगमेंट को किस तरीके से ये कैटर कर रहे हैं। कहाँ कहाँ इनका एक्सपोजर्स है, जैसे फाइनेंशियल कंपनीज में इनका सबसे हाईएस्ट एक्सपोजर है 1,07,000 करोड़ जो 12.6% है। जो पैसा इन्होंने या तो उधार दे रखा है, एडवांस दे रखे हैं, यानी कि सिक्योरिटी ले रखी है, साथ में उनके इक्विटी शेयर खरीद रखे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, प्रेफरेंस शेयर ले रखे हैं, नॉन फंड बेस्ड अकाउंट इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, अनसिक्योर्ड लोन दे रखे हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल्स पे इनका ज़्यादा है। उसके बाद इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में 5% एक्सपोजर है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, पावर जनरेशन, ट्रेड, पेट्रोलियम, आयरन, रियल एस्टेट, केमिकल और ऑटोमोबाइल्स। इसीलिए बोलते हैं कि जब इंडस्ट्री इकोनॉमी अच्छा नहीं करती तो बैंक भी अच्छा नहीं करते। अगर ये अच्छा नहीं करेंगे तो ये कंपनियां डिफॉल्ट होती हैं, फिर डिफॉल्ट होने की वजह से इनको पैसे मिलने में दिक्कत होती है, तब फिर बैंक के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है। इसीलिए बैंक में हाई रिस्क हाई रिटर्न्स वाला जो है कंपोनेंट होता है। इसीलिए बैंकों को हाई बीटा स्टॉक्स कहा जाता है। हाई बीटा मतलब कि जो मार्केट में अच्छा करने पे ज़्यादा अच्छा करे मार्केट से, और जब खराब हो तो बाजार में बाकी शेयर्स के मुकाबले में ज़्यादा खराब करे। तो इसीलिए इनको हाई बीटा सेगमेंट बोला जाता है। एक्सिस बैंक अभी का जो भाग है वो 780 रुपये का है। तकरीबन 17 के पी पर आप अगर इसमें देखेंगे 1 या 2 पी रेशो इम्प्रूव हो सकती हैं तो तकरीबन 800 850 के भाव भी आप देख सकते हैं। हाई से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। और बैंक निफ्टी में देखिएगा सबसे सेफ शेयर रहा है पिछले 2-3 महीनों में। इसने अंडर परफॉर्मेंस नहीं दी है 2-3 महीनों में, जबकि HDFC बैंक से या कोटक महिंद्रा बैंक से आपको अंडर परफॉर्मेंस मिली है। और ICICI बैंक और एक्सिस बैंक ने न्यूट्रल रखा है, सिमिलरली SBI ने भी। एक साल का अगर व्यू देखें तो ये शेयर्स किस तरीके से जिग जैग जो है चलता रहा है आपके स्क्रीन पे। इसके अलावा वैल्यूएशंस वाइज भी देखें तो HDFC 20 की पी पर मिल रहा है, ICICI भी 20 की पी पे है, कोटक महिंद्रा 33 के पी पे, एक्सिस बैंक 17 के पी पर है। तो अगर आप इंडसइंड बैंक या IDBI या बंधन बैंक के कंपैरिजन में देखेंगे तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा। लेकिन HDFC बैंक, ICICI बैंक या के सामने देखेंगे तो साइज में बड़े, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी इस बार HDFC बैंक और ICICI बैंक। तो उसके सामने अगर हम कंपेयर करें तो ICICI की परफॉर्मेंस शायद सबसे अच्छी थी अगर आप ध्यान दें तो। उसके बाद जो है HDFC और एक्सिस की, जैसे कोटक के रिजल्ट अभी आने शेष है। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखें तो तकरीबन 14 की जो है EPS इन्होंने जनरेट किया। और ये 2019 में जून क्वार्टर में 15,000 करोड़ का इंटरेस्ट जनरेट करते थे, जो 18,000 है। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है पिछले 2-3 साल में जो ग्रोथ पहले होती थी। देखिए 2011 में 15, फिर 21, 27, 30, 35, 41, 45, 46 ये रेवेन्यू, और फिर हुए 56। और अब ये देखिएगा अब ये ग्रोथ कर पाना मुश्किल हो रहा है, बड़ा हो गया साइज में। और कुछ कोविड की सिचुएशन भी थी। हालांकि प्रॉफिट देखिएगा इस बार एक्स्ट्राऑर्डिनरी आए हैं, और रीज़न ये है कि इस साल में प्रोविजंस घटे। तो ये आप बाजार अभी 1 या 2 क्वार्टर और देखेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा किसी भी तरीके की री रेटिंग होगी। तो मुझे लगता है कि जो शेयर्स का प्राइस है वो फेयरली वैल्यूएशंस के आसपास है। हो सकता है कि बाजार थोड़ा ज़्यादा उम्मीद कर रहा तो 20, 30, 50 रुपये करेक्शन भी आ सकती है, बट कोई बहुत बड़ी करेक्शन भी मैं एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ एक्सिस बैंक में इन रिजल्ट से, और कोई बहुत बड़ी तेज़ी भी नहीं। तो हालांकि 52 वीक हाई के आसपास शेयर जाने का दम रख सकता है इन रिजल्ट्स के ऊपर। तो आज की ये जो चर्चा है मैंने आपके साथ की, ये आपको कैसी लगी
जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।